एक इनफैक्ट सवाल ये भी आया था कई लोगों से कि इसका मैकेनिज्म क्या है अगर कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन नहीं होता है कंपनी लेवल पे या ट्रेडर लेवल पे, तो क्योंकि शुरू में तो जस्ट टू इंश्योर दैट द होल सिस्टम इज़ रोलिंग स्मूथली, उसी में सरकार की पूरी मशीनरी लगी होगी। जो लोग कस्टमर को बेनिफिट पास ऑन नहीं करेंगे उन्हें कैसे उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय तो है कि कंज्यूमर की जागरूकता बढ़ाए। हमको अलग अलग प्रेस नोट और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हमको लोगों को बताना होगा कि किस आइटम में कितना घटावा हुआ है। उसके बाद लोग खुद सवाल पूछेंगे व्यापारी को कि भाई आप कह रहे होगे रेट बढ़ा है, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने के कारण आपका ओवरऑल इंसिडेंस तो कम हुआ है, तो आप मुझसे क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। इस तरह की कंज्यूमर की जागरूकता होने से फिर ये इशू को हम थोड़ा टैकल कर पाएंगे। और उसके बावजूद अगर बड़ी कंपनियां या बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर वगैरह इसमें अगर कटौती नहीं कर रहा है तो फिर वो अलग अलग फोरम है, कंज्यूमर फोरम है, रेरा का भी एक फोरम है और हमारी भी एक एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी है, तो अलग अलग माध्यम से वो उसका रिड्रेशल हो सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट आपने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स की बात की, मैं उसी पर आने भी वाला था। 2-3 इंडस्ट्री जो हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, या फिर मैं ये कहूँगा कि उनकी कंसर्न्स हैं। अब जैसे कॉटन है, तो चाहे वो रॉ कॉटन हो या फिर कपड़ा हो सूती, उस पूरी इंडस्ट्री का ये कहना है कि हमारे लिए जीएसटी बड़ा नेगेटिव है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े लोग ये कह रहे हैं। आज गुजरात में सिरेमिक्स इंडस्ट्री जो है वो पूरी हड़ताल पर है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। बिल्डर लॉबी तो कह ही रही है कि दाम बढ़ जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, अभी जो देश में सबसे ज़्यादा जो लोग अपना यूनिटी को यूज़ करके कुछ विरोध करने के माहौल में है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब मैं टेक्सटाइल की आपको पूरी कहानी सुना दूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने किसी भी चीज़ के ऊपर 1 पैसे का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं डाला है। 1 पैसे का एक्स्ट्रा टैक्स नहीं डाला है, जो है वही लगाया है। जैसे कपड़े के ऊपर पहले टैक्स नहीं था, हमने 5% लगाया, लेकिन वो 5% व्यापारी को एक्स्ट्रा अपने जेब में से नहीं देना है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पूरी मिल रही है। पहले भी कॉटन, फाइबर और यार्न के ऊपर 5% जीएसटी था ही, 5% वैट था, और मैनमेड के ऊपर भी 18% यार्न के ऊपर था। अब उसके बाद वाले स्टेज में कोई टैक्स नहीं था, इसलिए उतना टैक्स तो प्रोडक्ट के अंदर चिपक रहा था, कास्केडिंग हो रहा था उसका। तो कपड़े के ऊपर 18% और 5% का बोझ तो था ही। अब हम ये करें कि नहीं, कपड़े वाले भी 5% टैक्स पे करेंगे, लेकिन उसी क्रेडिट को यूज करके पे करेंगे। उनको एक्स्ट्रा अपना थोड़ा ही देना है, पैसे से अपने पैकेट से थोड़ा देना है, तो वो क्रेडिट को यूज करके 5% टैक्स देना है। उनको सिर्फ अपना रिटर्न भरना पड़ेगा। उनको प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न नहीं भरना है। अब ऐसे कैसे चल सकता है? अगर एक छोटा हार्डवेयर का व्यापारी हो या कोई भी किराना वाला भी अगर अपना रिटर्न भरने के लिए तैयार है, तो फैब्रिक वाले, कपड़े वाले क्यों नहीं तैयार हो सकते? उनको भी तो भरना ही होगा, टैक्स की लायबिलिटी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि टैक्स का उधर का जो चेन था वो टूटा हुआ था। फैब्रिक के आगे आता है एपरल इंडस्ट्री। एपरल इंडस्ट्री एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री है इंडिया का, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अब एपरल इंडस्ट्री को जो टैक्स का कास्केडिंग हो रहा था और इसका इनपुट टैक्स नहीं मिल रहा था, अब कम से कम 5% टैक्स जो फैब्रिक वाले भरेंगे, वो आगे जाके इनपुट टैक्स मिलेगा उसको, एपरल वाले को। तो ये पूरी टैक्स को कंप्लीट करना जरूरी था। और अगर कोई भी इंडस्ट्री ऐसी डिमांड करे कि भाई हमारा कपड़ा आज़ादी से ले तक आज तक टैक्स में नहीं था, इसलिए बिल्कुल टैक्स मत लो, वो बात किसी भी हालत में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ओवरऑल आपका मानना क्या है? एक तो कंप्लायंस लेवल कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल स्थिति यह है कि जैसे एज पर द लेटेस्ट डेटा कि 80-85 लाख ट्रेडर्स में से 70 लाख का हुआ है माइग्रेशन जीएसटी पर खैर वो ऑब्वियसली दैट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। कंप्लायंस का लेवल कितना बढ़ेगा? और दूसरा रेवेन्यू कलेक्शन, वाकई आप कोई सुधार देख रहे हैं क्या रेवेन्यू कलेक्शन? देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन तो हमारे लिए एक अनसर्टेनिटी रहेगा ही फर्स्ट ईयर में। उसके लिए हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। हमने कोशिश की है कि जीएसटी को सॉफ्ट लैंडिंग करे, रेट्स में काफ़ी कटौती की है हमने। हम चाहते हैं कि गरीब आदमी को फ़ायदा हो, लोगों को इसमें नुकसान ना हो, इसीलिए हमने रेट में बड़े कंजर्वेटिवली फिक्स किया है। और प्लस हम ये ज़रूर कैलकुलेट कर रहे थे कि हमने जो कटौती की है टैक्स में, उसके सामने कंप्लायंस बढ़ेगा, और कंप्लायंस बढ़ने से कारण हमारा सर्वर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। 1 साल हमको देखना पड़ेगा कि जीएसटी का क्या रेवेन्यू के ऊपर असर आ रहा है, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। हम जरूर चाहेंगे कि कंप्लायंस बढ़े, और जैसे जैसे लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं तो कंप्लायंस बढ़ेगा ही।
ये ऐसी टैक्स प्रणाली है जिसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर को तो कोई नुकसान नहीं है, उनको तो फ़ायदा ही है, बिकॉज वो हर तरह के टैक्स भर रहे थे लेकिन उनको कंप्लायंस बर्डन ज़्यादा था। लेकिन जो टैक्स की चोरी करके ही अपना कारोबार कर रहे थे उनको थोड़ी तकलीफ है। बिल्कुल, हाँ, नहीं, वो तो तकलीफ तो खैर उन्हीं को हो रही है। अब ये जो आपने जीएसटी के सॉफ्ट लैंडिंग की बात कही, और ये इनफैक्ट एक सराहनीय प्रयास है, बिकॉज बहुत देशों में ये मॉडल जहाँ जहाँ लागू हुआ है वहाँ पर इन्फ्लेशनरी रहा है। तो हुआ क्या है कि इस एफर्ट के चलते एक तो 4 स्लैब्स बने हैं, और थोड़ा उसके चलते जो एक विद इन द टैक्स ब्रैकेट जो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए शायद वो नहीं है। तो हम ये उम्मीद कब तक करें कि ये स्लैब्स आगे जाके और घटेंगे, या फिर जैसे आपने भी पहले कहा है कि आइडियली देयर हैज़ टू बी ओनली वन टैक्स ब्रैकेट। ये मेरी पिछली बार जेटली जी से बात हुई थी तब उन्होंने भी कहा था कि इवेंचुअली एट सम पॉइंट जीएसटी विल हैव टू इवॉल्व टू दैट स्टेज। भारत जैसे देश में इसमें कितना समय लग सकता है? देखिए, हमारा देश में जो विषमता का प्रमाण है वो दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा है। और जैसे सिंगापुर ने भी एक रेट लागू किया था जीएसटी का, उस टाइम पे उन्होंने हेवी स्कीम्स बनाई थी सब्सिडाइज करने की, डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे थे गरीब आदमी को। टैक्स का जो बोझा उनके ऊपर आया उसको भरपाई करने के लिए उन्होंने एक सब्सिडी स्कीम बनाई थी बहुत बड़ी। तो हमारे देश में विषमता काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जेटली साहब बता रहे हैं कि भाई हवाई चप्पल और एयर कंडीशनर दोनों के ऊपर आप एक टैक्स कैसे रख सकते हैं? एक गरीब आदमी की आइटम है, एक अमीर आदमी की आइटम है। तो जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन तो वही है कि जो आदमी ज़्यादा बेयर कर सकता है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए, जो कम बेयर सकता है उस पर कम टैक्स होना चाहिए। और 4 टैक्स रहने से कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि HSN कोड को जब आप यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए तो जो डिस्प्यूट होते हैं कमोडिटी के बीच में वो कम हो जाते हैं। HSN क्लासिफिकेशन इज़ वेरी साइंटिफिक, तो उसमें हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो दोज काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स विल नॉट बी देयर। बट यस, इवेंचुअली अगर एटलीस्ट वन रेट इज़ वेरी फार अवे, लेकिन वो कभी काफ़ी दूर है, लेकिन कम से कम वी कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 2 rates, eventually. 2 rates, but that also will take some time, not immediately. राइट, वेरी क्विकली लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो कुछ कमोडिटीज़ जो कि फ़िलहाल इसके दायरे में नहीं है, उस पर आपको क्या लगता है ये कब तक इस दायरे में आ सकती है? चाहे वो देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज विच हैव बीन केप्ट आउट, चाहे वो पेट्रोलियम हो या फिर इस तरह के प्रोडक्ट्स, तो इवेंचुअली व्हेन दे विल कम इनटू द ब्रैकेट। एंड सेकंड, कुछ एनोमली खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में जो है, बिकॉज इट क्रिएट्स लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, स्टैम्प ड्यूटी को क्योंकि बाहर रखा गया है इससे, अब वो सारे ही बिल्डर्स ये दलील कर रहे हैं कि ये दिस इज़ कंज्यूमर के लिए नेगेटिव है एंड इट्स अ डैम्पनर ऑन द डिमांड। आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, there are only few things which are outside GST now. One is the 5 items of petroleum product. So crude oil, petrol, diesel, and aviation turbine fuel and natural gas. ये 5 आइटम बाहर है। उसके अलावा पोर्टेबल अल्कोहल जो कि पीने वाला दारू है, उसके ऊपर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। जब इसका डिस्कशन हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट्स वेर नॉट कंफर्टेबल गिविंग दिस पावर टू द GST, बिकॉज वो एक अलग इनकम उनकी होती है। और दूसरा कि हर स्टेट में ये इनकम नहीं है, कुछ स्टेट है कि जहाँ प्रोहिबिशन है, तो जो स्टेट की इनकम है अपनी, वो अपना इनकम लेट गो नहीं करना चाहते। तीसरी आइटम है कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, तो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ दिस, वो आ सकता है अंदर इवेंचुअली, अगर लाना चाहे तो GST काउंसिल उसको ला सकता है। तो वहाँ पर जो इनकम हो रही है वो भी स्टेट गवर्नमेंट को अलग से हो रही है। और लास्ट आइटम है कि स्टैम्प ड्यूटी जो रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट तो अभी है ही नहीं इसमें, इसीलिए रियल एस्टेट में भी जो स्टैम्प ड्यूटी की इनकम है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का रखना चाहती है। तो ये कुछ आइटम है जो कि बाहर है इसके, बट इवेंचुअली बाय डिस्कशन, और एक बार जब स्टेट्स को भरोसा हो जाएगा कि GST की सिस्टम अच्छी चल रही है, रेवेन्यू की बोयेंसी उसमें हो रही है और उनकी भी रेवेन्यू पोजीशन कंफर्टेबल हो जाए, तो इवेंचुअली एक के बाद एक हम उसको ला सकते हैं दायरे में GST के। बट वो सब GST काउंसिल को डिसाइड करना होगा। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे, कई लोगों से, ज़्यादातर ट्रेडर्स या फिर बॉडीज़ जिससे हमारी बात हुई, उन सबका यही कहना था कि, और जो आपने भी कहा है इनफैक्ट, एक छोटा किराने वाला जो है या फिर एक ईमानदार ट्रेडर या रिटेलर जो है, वो दरअसल कंप्लाई करना चाहता है, और वो तो उल्टा ये सोच रहा है कि अच्छा है, इससे इंस्पेक्टर राज खत्म होगा अगर ये सुचारू रूप से लागू हो जाता है। तो
पर हो सकता है कि शुरुआत में उन्हें कुछ दिक्कत आए, क्योंकि एक नया सिस्टम है, आप नई प्रणाली पे माइग्रेट करें फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग अर्लियर और मे बी यू आर नॉट डूइंग एट ऑल। उनके साथ थोड़ा लीनियंसी बरतने की डिमांड बार बार उनकी तरफ से आ रही है। कितनी फ्लेक्सिबल है सरकार इसके ऊपर? सरकार इसके बारे में पूरी फ्लेक्सिबल है। कोई ये नहीं चाहता कि भाई नई चीज़ है फिर भी हम उसको पिनलाइज करना शुरू करें डे वन से, कोई नहीं ये चाहता। हम लोग इसके बारे में पूरा ख्याल रखेंगे, हमारा तंत्र भी इसके बारे में सजाग है और हम वही चाहते हैं कि लोग इसका विरोध ना करें, इसको स्वीकार कर लें और धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो जाए। बिल्कुल, चलिए सर, उम्मीद यही करते हैं कि ये सुचारू रूप से लागू, और जो स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा रिफॉर्म है उसमें आपकी बहुत अहम भूमिका है और आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।